नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। देश में टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए और ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई इस वक्त चल रही है और मेरी जानकारी ये बता रही है कि देश के 13 अलग अलग राज्यों में 25 से ज्यादा शहरों में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, छापेमारी हो रही है। पीएफआई के अब तक 106 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो पीएफआई है जिसका नाम पिछले कुछ महीनों के दौरान अलग अलग तरह की साजिशों में सामने आया है। चाहे बात बिहार के फुलवारी शरीफ की हो, वहां पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने की हो, राजस्थान के करौली में सांप्रदायिक हिंसा की हो, हिजाब को लेकर लोगों को उकसाने की बात हो या ज्ञानवापी को लेकर भड़काऊ बयानबाजी हो, हर एक केस में जहां पर कंट्रोवर्सी या बैर समाज में लाने की कोशिश हुई है उसमें पीएफआई का नाम आया, उस पर आरोप लगे हैं। लंबे वक्त तक इंतजार के बाद आखिरकार गृह मंत्रालय ने पीएफआई के खिलाफ कड़ा और बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। बार बार विपक्ष की तरफ से भी ये कहा जाता रहा कि पीएफआई अगर इतना खतरनाक संगठन है तो फिर इस पर किसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं होती। और आज ईडी के एक्शन में अब खबर मिल रही है कि 106 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पीएफआई अध्यक्ष उसमें OMA सलाम भी शामिल है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। छापेमारी का काम इस वक्त चल रहा है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ गिरफ्तारी की संख्या बताया जा रहा है कि बढ़ भी सकती है और छापे से पीएफआई के छात्र बौखलाए हुए दिख रहे हैं, पीएफआई के सदस्य बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। कल केरल में बंद का ऐलान कर दिया है और ऐसे में बड़ा सवाल यही आज की तारीख में कि क्या ये छापेमारी पीएफआई पर पाबंदी का काउंटडाउन है? क्या छापेमारी के बाद अगला एक्शन पीएफआई पर पाबंदी होगा? सवाल यह भी कि क्या पीएफआई पर एक्शन से देश में नफरत का जो माहौल पिछले कुछ महीनों के दौरान बना है वो दुरुस्त हो जाएगा? आज हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। जो सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूं। टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार पीएफआई के 14 आरोपियों को एनआईए की टीम पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दिल्ली में पीएफआई के 14 आरोपियों की पेशी हो रही है पटियाला हाउस कोर्ट में। एक के बाद एक जानकारी। और देखिए, मैंने 13 राज्यों का जिक्र किया है, अभी दिल्ली की ये बड़ी खबर आ रही है जहां टेरर फंडिंग के आरोप में एनआईए की टीम ने पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपियों की पेशी की है। मेरे सहयोगी इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एनआईए के अधिकारी पीएफआई के उन गिरफ्तार सदस्यों को पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पटियाला हाउस कोर्ट के प्रीमाइसेस की तस्वीरें हैं जहां पर पीएफआई के सदस्यों को पटियाला हाउस कोर्ट ले जाती एनआईए की टीम और पुलिस नजर आ रही है। टेरर फंडिंग के आरोप में ये गिरफ्तारी हुई है और ये मामला तब सामने आया था जब फुलवारी शरीफ में डिफेंस ट्रेनिंग की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग देने का आरोप लगा था और उसके बाद से ही लगातार एनआईए की नजर, इंटेलिजेंस यूनिट की नजर पीएफआई पर बनी हुई थी। हालांकि वो आखिरी मामला नहीं है, उससे पहले भी लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां पर पीएफआई का कनेक्शन साफ तौर पर, लिंक साफ तौर पर दिखाई दिया है। वरुण मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। वरुण, क्या डिटेल पटियाला हाउस कोर्ट से इस वक्त? देखिए, बिल्कुल मैं पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूँ। एनआईए की टीम अभी यहाँ पर जो पीएफआई के 14 जो आरोपी है उनको लेकर यहाँ पर कोर्ट पहुंची है। एनआईए की कोर्ट में उनको पेश किया गया है। हालांकि मामला बेहद सेंसिटिव होने के चलते किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो देश भर में आज जिस तरीके से 1 दर्जन शहरों के अंदर 100 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन्हीं गिरफ्तारियों में से 14 आरोपियों को लेकर एनआईए की टीम पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है और अब उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। अब देखना होगा आगे जो एनआईए है किस तरीके से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है, रिमांड मांगती है, कितने दिन की रिमांड जो है वो कोर्ट की तरफ से मिलती है, किस तरह के जो आर्ग्यूमेंट्स है, जो दलीलें हैं वो एनआईए के जो वकील है उनकी तरफ से रखी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर एनआईए ने ईडी के साथ मिलकर छापेमारी करी, 1 दर्जन शहरों में करीब 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई टेरर फंडिंग को लेकर, उसी को लेकर बेहद अहम डेवलपमेंट यही है कि एनआईए की कोर्ट में 14 आरोपियों को लेकर जो एनआईए की टीम है वो पहुंच गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देर रात क्या फैसला आता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। वरुण, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।
तो हिंदुस्तान को बदनाम करने का और हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का ये पाप कौन कर रहा है? इस वक्त खबर ये है कि पीएफआई पर 13 राज्यों में छापेमारी चल रही है और एक और बड़ी खबर आई है। टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार पीएफआई के 14 आरोपियों को एनआईए की टीम पटियाला हाउस ले जाने के बाद अब मुंबई से खबर आई है। मुंबई की खबर यह है कि पीएफआई के 5 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। मुंबई एटीएस ने 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मुंबई एटीएफ ने पीएफआई से जुड़े 5 संदिग्धों को अरेस्ट कर लिया है और सभी को कोर्ट में पेश किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी पनवेल का, एक भिवंडी का, एक मलाड का, एक कांदीवली का, एक कुर्ला इलाके का है। ये गिरफ्तारियां अलग अलग इलाकों से हुई हैं और सबको कोर्ट में पेश कर दिया गया है। मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सूरज ओझा, उनका रुख करते हैं। सूरज, जानकारी दीजिए, 5 अलग अलग इलाकों से किस तरीके से जानकारी हासिल हुई? देखिए, बिल्कुल जब से एटीएस को ये इन्फॉर्मेशन रात से ही थी, कल ही से सारी टीमों को स्टेशन करके रखा हुआ था और आज जब 5 लोकेशंस पर छापेमारी एक साथ एटीएस की टीम ने की, उसके बाद इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। जो एटीएस सूत्र है वो बताते हैं कि हमने मुंबई में एक मामला दर्ज किया है। इसके तहत ये पता चला है कि ये जो आरोपी हैं, इन पर आरोप ये है कि ये 2 समुदायों के बीच हिंसा फैलाने की साजिश रच रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं दंगा फैलाने की साजिश थी इनकी और इसी के आरोप के चलते इन्हें गिरफ्तार किया गया है। और एटीएस को इनके पास से कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी मिले हैं, लेकिन अब वो इंक्रिमिनेटिंग है, उसमें क्या जानकारी है, इसे देखने के लिए, इसे जांचने के लिए आज एटीएस इन सभी आरोपियों की कस्टडी की मांग करेगी कि इनकी कस्टडी मिले, ताकि उनके पास जो इनपुट है, एफआईआर में जो इंफॉर्मेशन है, उसे कोरोबोरेट कर सके और जानकारी इन आरोपियों से निकाला जा सके। साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए हैं उसे एनालाइज किया। और ये छापेमारी, ये अरेस्ट और कोर्ट में पेश करने का सिलसिला लगातार जारी है। सिर्फ मुंबई नहीं, अभी हमने दिल्ली की खबर जो है दर्शकों को दिखाई थी और अभी जानकारी मिल रही है कि अलग अलग राज्यों में बिल्कुल इसी तरीके से, चाहे एनआईए हो चाहे एटीएस हो, कार्रवाई चल रही है। एक और बड़ी खबर है और इसी पर आज हमें डिबेट करना है। ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल ने पीएफआई पर पाबंदी की मांग की है। काउंसिल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पीएफआई पर छापे की बधाई भी दी है। यह बड़ी खबर है। एक तरफ लगातार गिरफ्तारियां हो रही है और दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है, सूफी काउंसिल ने खत लिखा है, अमित शाह को बधाई दी और कहा पीएफआई को बैन कर देना चाहिए। आशीष मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। आशीष, डिटेल दीजिए। ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नसीन काउंसिल काफ़ी बड़ी संस्था है, खासतौर पे अजमेर हेडक्वार्टर ये संस्था, जिसमें देश भर के सूफी उलेमा जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है होम मिनिस्टर अमित शाह को और उस चिट्ठी के द्वारा उन्होंने मांग की है कि पीएफआई के ऊपर बैन किया जाए। साथ ही उन्होंने एनआईए और होम मिनिस्ट्री को जो आज की कार्रवाई है, देशव्यापी कार्रवाई है, उसके लिए बधाई दी है। ये खास बात है क्योंकि उलेमा काउंसिल, उलेमा अब जो है पीएफआई के जो नापाक मंसूबे हैं, जो उनकी दंगाई मानसिकता है, उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। उन्होंने बधाई दी है जहां एजेंसीज को, वहीं गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे इस बात का निवेदन किया है कि पीएफआई को देश में बैन किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। पीएफआई को क्या बैन कर देना चाहिए, इसी पर होगा अब डिबेट। तो घेराबंदी लगातार जारी है और ऐसे में सवाल ये कि किनको पेट में दर्द हो रहा है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम बार बार दंगों में आ रहा है, जिसका नाम बार बार आतंकी कनेक्शन में लिप्त पाया जा रहा है, तो उस पर कार्रवाई करने से किसी को दुख क्यों? एसपी वैद साहब पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के हमारे साथ जुड़ गए हैं। एनके सूद साहब पूर्व अधिकारी हैं रॉ के। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक है। दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक है। अवनिजेश अवस्थी प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। बिलाल खान वकील है सुप्रीम कोर्ट में। शुरुआत दानिश कुरैशी साहब मैं आपसे कर रही हूँ, क्या पीएफआई को बैन कर देना चाहिए? एक के बाद एक जो सबूत आ रहे हैं, जो छापेमारी हो रही है, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, बैंड करने की बात जो है, ना मेरे कहने से वो बैंड हो जाएगी, ना मेरे ना कहने से वो उसका बैंड रुक जाएगा। ये पूरा प्रोसीडिंग है और मुझे लगता है कि कोर्ट को इसको प्रोसीड करना चाहिए पूरा, और उसमें अगर कुछ तथ्य निकल के आता है तो आपके या किसी के या मेरे भी किसी के भी कहने से ना वो बैंड रुकेगा ना वो बैंड लगेगा।
जहां तक सवाल है पीएफआई के ऊपर एनआईए का और ईडी के जो रेड्स की बात है, अभी तक ये एजेंसी का एक इन्वेस्टिगेटिव लेवल है और मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेट्स द कोर्ट डिसाइड, कोर्ट फैसला करेगी इसमें। हमने पहले भी देखा है, शायद पहले भी इस पर एक आध बार बैन लग चुका है, जो पूरा कानूनी मामला दांव पेच जो चले सुप्रीम कोर्ट तक चले, उसके बाद उसमें बैन रिलीज हुए। और अगर कहीं कुछ संदिग्ध लगता है और चीज़ें सामने आएगी तो कोर्ट अपने आप मुझे लगता है कि उसमें संज्ञान लेगी। नहीं, ये कोर्ट पर तो आप फौरन ऐसे डाल रहे हैं जैसे कोर्ट की सारी बातें आज से पहले आपने मानी है और उनके किसी भी फैसले का आपने एकदम आंख बंद करके स्वागत कर लिया है। ठीक है, तो फिर मेरी बात सुनिए, आप एनआईए से और ईडी से कन्विक्शन लिखवा लीजिए, वो जजमेंट दे दें और तो क्या करें। नहीं भाईजान, मैं आपसे जो सवाल पूछूं उसका जवाब दीजिए। मैंने तो ये नहीं कहा कि कोर्ट को बैन कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए या कानून के रूप में क्या होना चाहिए। आप कह रही हैं, मैंने आपसे आपका पर्सनल इस वक्त वक्तव्य मांगा है। आपको क्या लगता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कश्मीर से लेकर केरल तक आतंकी कनेक्शन दिखाई दे रहा है, उसे बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, कुरैशी साहब का मैं पर्सनल व्यू मांग रही हूँ। ठीक, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, इसमें मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि किसी के पर्सनल व्यू की बात ही नहीं है। जहां तक सुनिए, अरे ईडी और एनआईए पे, हाँ मैं ठीक है, मैं जवाब देता हूँ, मुझे जवाब तो देने दीजिए। ईडी के मामले में अब तक सारे विपक्षी दल किस तरीके के आरोप रख चुके हैं, हमने नहीं देखा कि आपके चैनल पे नहीं देखा, किस जगह नहीं देखा हमने कि ईडी पे किस तरह से ऑपरेशन आरोप रखती रही है। अब रह गई बात आज जो हुआ है, सुनिए सरकार भ्रष्टाचार और आतंक, सुनिए सरकार को अगर लगता है कहीं कुछ भी संदिग्ध है तो ये एजेंसियां उनके कंट्रोल में है, उसमें ये पपेट कहने की भी जरूरत नहीं है। अगर उनको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो उसी मातहत ये आज सारे रेड्स हुए हैं। और जहां तक सवाल है कोर्ट में पेशी भी, आपने अभी दिखाया कि कोर्ट में पेशी भी हो रही है, तो ये सारी चीजें सामने हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ हंगामा मचा हुआ है। अगर तथ्यों के साथ कुछ चीजें आई हो तो मुझे लगता है कि सामने आएगा, उसके बाद डिसाइड करने की जरूरत है। क्या पीएफआई को लेकर गैर कानूनी तरीके से तो ना किसी पे बैन लगाया जा सकता है ना हटाया जा सकता है। ये गैर कानूनी नहीं है सर। मैं पीएफआई को लेकर जिक्र कर रही हूँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर जिक्र कर रही हूँ, जिसके बारे में बाकायदा हाईकोर्ट की टिप्पणी है। चरमपंथी संगठन बाकायदा कहा गया है। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिनके लिए टिप्पणियां हैं, हाँ, कौन सी बता दीजिए मुझे, बता दीजिए टिप्पणी बताइए कोर्ट की। आप अभी कोर्ट की तस्बीह कर रहे थे ना, तो मुझे कोर्ट की टिप्पणी बताइए। चरमपंथी संगठन किसे कहा है कोर्ट? अच्छा सुनिए मेरी बात, मुझे ये बताइए और कोई संगठन नहीं है जिनके पास बेहिसाबी? अरे किस कोर्ट ने चरमपंथी संगठन आरएसएस कहीं रजिस्टर ही नहीं है, कहीं रजिस्टर ही नहीं है। बताइए क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका? मैं पूछ लूं उनको। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं है। शिवम बता दे या और पैनलिस्ट बता दे कि क्या रजिस्ट्रेशन है। ऐसा है, मैं भी जान लूं, मेरे भी इल्म में इजाफा हो जाए। कुरैशी साहब सुनिए, जी बोलिए। ये हुंकार कार्यक्रम है, हाँ। ये हलवाई की कढ़ाई नहीं है कि यहाँ बैठकर आप जलेबी बिल्कुल, बनाएं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हलवाई वाली बात नहीं होगी, कानून की बात की जाए। मैं सवाल पूछ रही हूँ और सवाल का जवाब दीजिए। और जवाब मैं आपसे इस बारे में लेना चाहती हूँ कि कोर्ट ने किस संगठन के बारे में वो टिप्पणी की है जो पीएफआई के बारे में बैन नहीं लगा क्या इस देश में? नहीं लगा बैन? नहीं, कोर्ट की बात कीजिए ना, अभी कोर्ट कर रहे थे आप। सुनिए मेरी बात, मैं वही तो कह रहा हूं। तो आप बताइए, चलिए आप बताइए उसकी आमदनी के रास्ते क्या? आपको पता है, मुझे तो नहीं पता। आप मुझे बताइए, आपको पता है? कोर्ट के हिसाब से चलेंगे ना, कानून के हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल, तो मुझे बताइए। तो हटा बैन उनके ऊपर, और आज भी एक्टिव है वो। कौन तो हटा बैन? आरएसएस की बात कर रहा हूं मैं। आप ये जो आज की जो गतिविधि हुई है, मैं बात कर रही हूँ। सुनिए मेरी। अच्छा, इलियासी साहब जो हैं जी, वो आपको लगता है कि अकल से पैदल हैं? कि आज उन्होंने मोहन भागवत को इनवाइट कर दिया या उनका इस्तकबाल कर दिया, मस्जिद और मदरसे में बुला दिया आरएसएस के एकदम सबसे बड़े आदमी को, सबसे बड़े चेहरे को? इलियासी साहब वो अक्ल से पैदल हैं? देखिए, वो इलियासी साहब का अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, उस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता। सुनिए, सबसे बड़े आदमी है भाई साहब। अरे तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनका, उस पर मैं कोई कमेंट करना नहीं चाहता, उनका अपना व्यू है, उन्होंने बुलाया, ठीक है, बुलाइए। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, और वो क्या वाला है किसका वो आप भी जानते हैं। शिवम त्यागी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो सिर्फ एक चीज ही कह रहा था कि ये जो नारा है ना कि ना छोड़ूंगा, ना छोड़ा है और ना छोड़ूंगा, प्रधानमंत्री जी इस बात को तय कर रहे हैं बिल्कुल। और बड़ी खुशी की बात है कि ये इतनी सारी चीजें इन्होंने कहा कि कई बार इस पर बैन लगा है और अगर कुछ कॉन्क्लूसिव है। एक सिद्दीकी कप्पन अभी 2019 में गिरफ्तार हुए थे केरला से, एक जो थे रिपोर्टर थे, उसके बाद उनके कनेक्शंस बाद में अलकायदा से मिले, सीएफआई से मिले, फिर वो कनेक्टेड लिंक होके पीएफआई पर पहुंचे। और मुझे लगता है कम से कम इस दुनिया में कुल मिला के 7-8 जगह आतंकवादी संगठनों के साथ ये परोक्ष और अपरोक्ष रूप से पाए गए हैं पीएफआई वाले। पीएफआई वो संगठन है जिसने कहा था कि उसामा बिन लादेन
एक मार्टर है, एक शहीद है। पीएफआई वो संगठन है, मुझे लगता है कि रुबिका जी पिछली 50 डिबेट्स अगर दंगों के बारे में आपके साथ मेरी हुई होंगी तो उसमें से शायद 49 में चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सबने यही कहा है कि इसमें पीएफआई का हाथ है। बात सिर्फ एक ही आती थी कि अगर इतना सब कुछ है तो केंद्र सरकार इसको बैन क्यों नहीं करती। मुझे लगता है बेहद शानदार कदम, और अभी मैं कुछ हाईकोर्ट की फाइंडिंग्स पढ़ रहा था उत्तर प्रदेश में जब ये दंगों का माहौल बना था, उस दौरान भी तमाम ऐसी चीजें हैं जो इनके खिलाफ हैं। इनके बैंक अकाउंट्स पहले सीज हो चुके हैं, इनके जो फैक्ट्स हैं उनको स्टैब्लिश किया गया, इनके कनेक्शन स्टैब्लिश किए गए। आज एनआईए ने जो ये कार्रवाई की है और ईडी ने जो कार्रवाई की है बेहद शानदार। जहां तक बात प्रूव होने की है, मुझे लगता है कि सरकार किसी भी कदम को उठाने से पहले इस चीज को इंश्योर कर रही थी, क्योंकि इस चीज को लेकर क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है सरकार का कि बार बार अगर हर दंगे में पीएफआई है तो आज क्यों इसको बैन नहीं करते। नहीं, मेरा मानना है बेहद ये सवाल तो बार बार पूछा गया है कि अगर इतना ही पीएफआई गड़बड़ी करता हुआ पाया जा रहा है तो फिर उसे बैन कर देना चाहिए था। अब तक क्यों इतनी देरी हो रही थी? एसपी वैद साहब, ऐसे लोग जो कभी सिमी से ताल्लुक रखते थे, चाहे वो राष्ट्रीय सचिव हो या राजकीय सचिव हो, सिमी से ताल्लुक रखने वाले पीएफआई चलाते हैं, लंबा अरसा हो जाता है। चलिए शुक्र है कि आज उन पर एक्शन हो रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, कुरैशी साहब और कुरैशी साहब जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहेंगे सबूत तो दिखा दो भाई, उसके बाद कर दीजिएगा कार्रवाई। और कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर आरएसएस भी आएगा। रुबिका जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि देश सबका है, मेरा भी उतना है, कुरैशी साहब का भी उतना है, सभी का, मेरे जितने भी साथी यहाँ हैं। तो कोई भी चीज, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो देश के खिलाफ काम करेगी उसको देश का कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। ये आपने सही कहा, सिमी एक टाइम पे भारत विरोधी गतिविधियां करती थी, उसके ऊपर बैन लगा, उसके बहुत सारे कार्डर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन आज उसमें पीएफआई के नाम पर आते। तो इस पे सिर्फ बैन ही नहीं लगना चाहिए था, इस तरह की कार्रवाई जिसपे जो पूरी इनके कार्डर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाए, उनकी इंटरोगेशन की जाए, उनके दस्तावेज सीज किए जाए, इनके फंडिंग फॉरेन से कहां से होती है, इनके बहुत सारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके बाहर से जो देश विरोधी ताकतें हैं, आप सभी जानती हैं, हमारे नेबरिंग कंट्रीज भी हैं और टर्की और बाकी गल्फ के कंट्रीज हैं, उनके साथ लिंक हैं। इनके बहुत सारे कार्डर आईसिस और अलकायदा के बहुत सारे यंग माइंड मुस्लिम इंप्रेशनेबल यूथ को ये ट्रेनिंग और रेडिकलाइज करते हैं। आपने देखा इस तरह का प्लान गजबे हिंद का बिहार से निकला। आप कम्युनल राइट्स ने देखिए, आप जो वायलेंस हुई रामनवमी प्रोसेशन पर ऑल सो मेनी स्टेट्स इन द कंट्री, हनुमान जयंती के वक्त आप देखिए सीए एंटी सीए प्रोटेस्ट हुआ, उस पे आप इनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया, फंडिंग पाई गई। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो भारत को तोड़ने की कोशिश करेगी, भारत विरोधी गतिविधियां करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग इस देश में अपील करते हैं कि ऑलरेडी बहुत लीवरेज दे दिया गया, बहुत टाइम लगा दिया। आपको बताना चाहता हूं 2018 में डीजीपी 2017 में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में मैं भी था, वहां उस वक्त डीजीपी केरला ने प्रेजेंटेशन की पीएफआई के बारे में, किस तरह ये ऑर्गेनाइजेशन देश के लिए गलत खराब काम कर रही है। और उस वक्त सबका ये मानना था कि इसके खिलाफ इमीडिएटली एक्शन, लेकिन मैं समझता हूँ शायद, लेकिन मेरा सवाल, और आप उसी बिंदु पर आए हैं, एनके सूद साहब, इतनी देरी क्यों? सब चीज दिखाई दे रही है, हर चीज समझ में आ रही है, ये ऐसा कौन सा अम्ब्रेला इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब तक हम इन पर बैन नहीं लगा पाए हैं? देखिए रूबिया जी, बात यह है कि जो हमारी एजेंसीज हैं, चाहे रॉ हो, चाहे आईबी हो, चाहे ये सारी की सारी एजेंसीज काम कर रही थी, स्पेशली 2020 से इन एजेंसीज ने काम करना शुरू किया डिटेल में, जब दिल्ली के अंदर यहाँ पे वायलेंस हुई। और रिबाउंड कर रही साउंड, और उस टाइम उसके बाद यहाँ पे पूरा वेरिफिकेशन किया गया, और इसको टाइम इसलिए लिया गया
कि इसको चाहते थे पूरा इसको एक फुल प्रूफ केस बना सके। और आज जो रेड्स हुई हैं, ये रेड्स तभी हुई हैं कि जब इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं रूबिया जी एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से पीएफआई का जो सारा लिंक है वो है टर्की से। अच्छा, 20 अक्टूबर 2018 को पीएफआई के दो इंपॉर्टेंट लीडर्स अब्दुल रहमान और प्रोफेसर पी कोया जो एग्जीक्यूटिव नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं, ये टर्की गए थे और इनकी वहां मीटिंग हुई थी आईएचएच के साथ। आईएचएच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है टर्की की और जिसको कंट्रोल करती है टर्की की इंटेलिजेंस एमआईडी। और वहां मीटिंग में सारा कुछ डिस्कस हुआ। ये क्या करते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को, लड़के लड़कियों को झांसा देकर के टर्की ले जाते हैं कि आपको फ्रंट एजुकेशन देंगे, कुछ आपको ये देंगे। वहां जाके ये उनका माइंड वॉश करते हैं, माइंड वॉश करके इनको ट्रेनिंग देते हैं। और जो टर्की के प्रेसिडेंट है एर्डोगन, वो आज फंडामेंटलिस्ट हैं। आप देखिए किस तरीके से चाहते हैं कि हार्ड लाइन जो इस्लामिक कल्चर है वो यहाँ पे फैले। और उनका एक पर्पस है इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंसेस लाना, चाहे कश्मीर हो चाहे बाकी पार्ट्स में, यहाँ पे एजिटेशन करवाना। तो जब यह सारी इनके पास इंफॉर्मेशन आई है, उसके बाद गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया। इवन रशिया ने आईएचएच के खिलाफ कंप्लेंट की थी यूएन के अंदर 2016 में। हाँ। उसने कहा था इस ऑर्गेनाइजेशन के लिंक है अलकायदा से, आईएसएस से। आपने देखा होगा कि जब एक काबुल में एक गुरुद्वारे पे अटैक हुआ था, आईएसएस के लोगों ने किया था, उसमें नहीं एक तो केरला का यूथ इतना टाइम काहे जिसका लग लिंक था गया? ISS। मेरा सवाल ये है, सारा ये का सब सारा- चीज, ये सब, मैं दोबारा उसी सवाल पर जा रही हूँ, इतना वक्त क्यों लग गया? सारे प्रूफ दिखाई दे रहे हैं, सारे लिंक दिखाई दे रहे हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, और होती है तो अब होती है छापेमारी के रूप में। जी देखिए, मेरे हिसाब से तो बड़ी पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं एक बात जरूर मानता हूं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो सोच समझ के काम करती है, एप्रोप्रिएट टाइम पे काम करती है। शायद उनको लगा कि अब एप्रोप्रिएट टाइम है, अब इनके पास कुछ और प्रूफ मिले होंगे, लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंट्स हुई होंगी। आप देखिए कि जैसे कर्नाटका के अंदर हिजाब का इशू ये पीएफआई ने उठाया। अब आप टर्की के प्रेसिडेंट की बात ले लीजिए, 2012 से तो लगातार ये लोग इतना एक्टिव है कि कोई राज्य का दंगा उठाकर देख लीजिए, पीएफआई का लिंक आ जाएगा। हो सकता है अभी जो मैं कहने वाली हूं उसे लेकर भी बहुतों के कान खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो कुछ वहां लंदन में हुआ है कोई नहीं कह सकता, क्या पता इन्हीं का वहां से भी लिंक आ जाए। क्योंकि ऐसे भड़काऊ काम करने का तो इन लोगों को, इनको एक्सपर्टीज है, क्या तरीके से ये लोग काम करते हैं कि आपको पता भी नहीं पड़ता है। और हंगामा ऐसा मच जाता है कि रातों रात तहलके के रूप में वो स्क्रीन पर ऐसे ब्रेकिंग न्यूज पढ़ते चले जाते हैं। हमारे साथ अवनिजेश अवस्थी भी हैं। अवनिजेश जी, क्या होगा, बैन हो जाएगा? जी रुबिका जी, पहली बात तो मैं दानिश जी को आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज उनको इस बात का एहसास हो गया। मेरी आवाज ही को हो रही है रुबिका जी, कि आज उनको इस बात का एहसास हो गया कि उनके कहने से कुछ नहीं होता। हाँ। और इसलिए वो उनके कहने से कुछ नहीं होता, तो आगे से भी वो किसी बात की कोई मांग नहीं करेंगे, किसी पर कार्रवाई करने की मांग नहीं करेंगे, किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके कहने से कुछ नहीं होता। आज ये दानिश जी ने मान लिया है, तो मैं सचमुच उनको बधाई देता हूं कि आज उनको इस बात का मालूम चल गया। जहां तक रुबिका जी बात ये कि पहले क्यों नहीं और अब क्यों, आज जितनी जगह पे एक साथ कार्रवाई हुई है, उस सारी कार्रवाई के तहत, उस सारी कार्रवाई के लिए कितनी तैयारी चाहिए होगी जिसमें फुल प्रूफ हो, जिसमें कोर्ट में जाकर के कोई ये ना कहे कि कोई आपको प्रमाण मिले नहीं, आप रेड मार दी और आप उठा के ले आए किसी को, इनके खिलाफ प्रमाण तो आपके पास है नहीं। वो सारे प्रमाण इकट्ठे करने में तमाम एजेंसियों ने एकजुट होकर के जिस तरीके से पूरे देश भर में जो कार्रवाई की है, ये प्रतिबंध से, बैन से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। प्रतिबंधित कर देते कोई और नाम से ये सारे लोग काम कर रहे होते और फिर आप ढूंढते रहते, आपके पास कोई प्रमाण नहीं होता। बात महत्वपूर्ण ये है रुबिका जी कि कहीं भी किसी, और एक बात और खबर आई है कि कोई राज्यसभा सांसद से पीएफआई के दिल्ली अध्यक्ष से बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। मुझे लगता है कि उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि वो राज्यसभा सांसद कौन है जो संसद के भीतर बैठ करके इस तरीके के लोगों से बातचीत किया करते थे और क्या बातचीत किया करते थे, वो सब आना चाहिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो जानकारी दे रहे हैं आप तो हमको। ऐसा भी क्या है? सिमी पर प्रतिबंध लगाया, पीएफआई बन गया। नहीं तो अरे सिमी पर प्रतिबंध लगाया, पीएफआई आ गया, पीएफआई पर प्रतिबंध लगाते कुछ और आ जाता। इसलिए प्रतिबंध से ज्यादा बेहतर है इनके पूरी रीढ़ की हड्डी को तोड़ना। और जो आज तमाम एनआईए की
एनआईए के नेतृत्व में बाकी एजेंसियों ने मिलकर के जो काम किया है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, प्रभावशाली और असरकारी साबित होने वाला है। नहीं ठीक है, वो बैन वाली बात तो आगे, लेकिन आपने ये जो बीच में शिगुफा छोड़ा ये तो बता दीजिए कि आप भी व्हाट्सएप ही करेंगे चैनलों को? नहीं, ये तो नहीं व्हाट्सएप नहीं, मेरा कोई ऐसा नहीं है, लेकिन वो चैनलों में खबर आई है। मेरी कोई व्यक्तिगत एनआईए के लोगों से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई संसद सदस्य उनसे बातचीत कर रहा था तो वो सामने आना चाहिए। हमें 20 करोड़ ऑफर हुआ है, वो सबूत नहीं दिखाते, ऐसे ही आप भी नहीं दिखा रहे, तो आप बता क्यों नहीं रहे हैं? तो आप ही बता दीजिए, आपके चेहरे की मुस्कान तो ऐसे कह रही है जैसे आपको सब मालूम है। पूरे देश में है, उनके राज्यसभा सांसद हैं ही कितने, जिनका एक भी सांसद नहीं है लोकसभा में, जिनके 2 राज्यों में सरकार है, उन्हीं के राज्यसभा सांसद हैं पूरे देश में। अब मैं नाम लेके अपना ही क्यों वो खराब करूं? क्या पता यहाँ पर भी एनआईए का कुछ ध्यानवान हो, रडार पे हो, इसलिए नाम लेना उचित नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है। बूझो तो जाने बिलाल खान, बूझो तो जाने ये किसकी बात कर रहे हैं? मैं आपकी बात को आगे, ये तो सबको पता चल ही गया, इनके इशारा दे दिया है इन्होंने, सबको मालूम हो गया। अब मैं बोलने की जरूरत भी नहीं है, आपको भी पता चल गया है किसकी बात कर रहे हैं, मैं उस पे भी नहीं जाऊंगा। पता चल गया है जी, आपको इतनी समझदार हैं, आपको भी जाहिर है, जब इन्होंने इतनी बड़ी बात की, 2 स्टेट में सरकार है और ये है, इतने एमपी हैं राज्यसभा के गिने चुने, तो सबको मालूम है क्या है। अब मैं आता हूँ टॉपिक पे, और देखिए रूबिका जी, आपके सवाल को ही मैं आगे बढ़ाता हूँ। आपने कहा जिस तरीके से सवाल पूछे, तो मैं ये कह रहा हूँ, देश के अंदर 8 साल हो चुके हैं बीजेपी की सरकार को। सीए के प्रोटेस्ट के अंदर भी इन लोगों का नाम आ रहा था, और दिल्ली राइट्स हुआ उसके अंदर भी नाम आ रहा था। तो जब से 8 साल से अब तक इन्हें बैन नहीं हुआ, कोई भी देश के अंदर मुद्दा हो तो पीएफआई पे ठीकरा फोड़ देते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम करते हैं। अगर आपको मालूम है, सारी चीजें पता है क्या चल रहा है क्या नहीं, 8 साल में बहुत चीजें हो जाती हैं सर, अभी तक आपने इस पे बैन नहीं लगाया। अच्छा बिलाल, मैं देखिए, आपको मैं खासा पसंद करती हूँ। आज तो आपने काली जैकेट पहनी है, अगर पीएफआई को बैन कर देते तो अंदर जो सफेद शर्ट है वो भी काली हो जाती। विरोध में आप समझ रहे हैं ना? देखिए, देश के खिलाफ अगर कोई भी वो है विरोध, ये सब प्रॉब्लम यही है ना। नहीं, अगर एक्शन ले ले तो आप कहते हैं हाय तौबा, एक्शन ना ले तो कहते हैं हाय तौबा। अब मुझे बताइए, कौन सा 8 साल हो गए हैं देश के अंदर, क्या कर रही है जब इतने बड़े बड़े हादसा हो रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। कोई अगर रोज बार पे सवाल करो तो पीएफआई, अगर एजुकेशन की बात करो तो फिर ये लेकर आ जाते हैं हिजाब का मुद्दा, आज मैं फिर लेकर आ जाते हैं 3 तलाक, इनके मसले ये रहते हैं। अब वक्फ बोर्ड को लेकर आ गए, कल पता नहीं कौन सा मुद्दा लेकर आ जाएंगे। अरे कोई असल मुद्दे आप लोगों के पास सर है ही नहीं, आपके पास ये सारे मुद्दे हैं, हमारे पास जो असल मुद्दे हैं जनता के, उस पर बात नहीं। महंगाई की बात करेंगे, फिर हिजाब को लेंगे। अच्छा, आतंक बिलाल, आतंक बड़ा मुद्दा नहीं है। आतंक बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक्शन कौन लेगा? एक्शन लेने से पहले ये माहौल बनाते हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, उससे पहले कुछ कर देंगे। एक्शन हुआ है, कानपुर, केरला, दिल्ली, नाम लीजिए, एमपी नाम लीजिए, और उन इलाकों में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की ट्रेनिंग करने वाले आप कह रहे हैं ये असल मुद्दा नहीं है? ये असल मुद्दा नहीं है। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, मैं अपना जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने इस बात को कहा, मैंने आप टाइमिंग का पूछा ना, 8-9 साल से क्या कर रहे थे? नहीं, जब सीए के प्रोटेस्ट में नाम आया जब भी बैन कर देते थे। व्हाई वी आर मिसिंग इन एक्शन, मुझे सुन लीजिए, मैं बताता हूं एग्जांपल। नाम आया उन लोगों हुआ है, सुन तो लीजिए। अच्छा, एग्जांपल लीजिएगा, आप दोनों को रोक रही हैं। धड़पकड़ कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें बहुत दिक्कत है। अभी साबित नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें बहुत दिक्कत है। परेशानी तो यही है ना, यही तो। सुनिए, सरकार के साथ है वो आप एक सेकंड प्लीज, मैं ब्रेक लूं उससे पहले। वो आपने देखा है ना, जब आप दुकान पे जाते हैं तो अगर दुकानदार थोड़ा कंजूस होता है तो वो ऐसे ऐसे इशारा करके कहता है चाय लाना 4 मत लाना। समझ रहे हैं आप इसमें? चाय लाना 4। ये आपका जो है ना कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपकी उंगलियां ऐसे ही चल रही है, तो ये भी ऐसे ही चल हमें दिक्कत नहीं है, पर दिल से आप कह रहे हैं दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है। ये वाला कब तक चलाएंगे आप कि 4 चाय लाना? सरकार चला रही है। बिलाल खान, इसीलिए तो जब कहिए तो कन्विक्शन के साथ कहिए कि देश के खिलाफ जाने वाला कोई भी हो, जिसने देश को टुकड़े करने की साजिश की हो, उसमें नो इफ नो बट, सीधा का सीधा बैन हो, सीधा का सीधा जेल में भेजे। क्या आप लोग यहाँ पर सारे गाना पाता नहीं कर रहे हैं? खबर पीएफआई से जुड़ी हुई है। इस छापे को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। भारद्वाज ने कहा है कि सिर्फ दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। उनके मुताबिक केंद्र सरकार पर भरोसा करना इस वक्त मुश्किल है। ये सौरभ भारद्वाज का बयान आया है, सुनिए।
पहले सुना जाता था 1-2 जगह छापे मार रहे हैं, अब तो कहीं 40 जगह छापे पड़ते हैं, कहीं 50 जगह छापे पड़ते हैं, कहीं 100 जगह छापे पड़ते हैं। क्या मिलता है उन छापों के अंदर, इसके बारे में सनसनीखेज खबरें तो आती हैं, कोई तथ्यात्मक जानकारी नहीं आती कि क्या मिला और उसके बेसिस पे आपने कितने लोगों को सजा करा दी। हमें तो सिर्फ केंद्र सरकार का एक वर्जन पता चलता है टीवी के माध्यम से। तथ्य नहीं, सनसनी फैलती है। शिवम त्यागी, सुना आपने क्या कह रहे हैं भारद्वाज? हाँ, ये अनबिलीवेबल है। मुझे तो लगता है कि जो आपने अभी ट्विटर पे लिखा है कि आम आदमी पार्टी का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं है, पाप फ्रंट ऑफ इंडिया है। अभी जिस सांसद की बात हो रही थी तो कोट अनकोट इस देश की मीडिया में चल रहा है कि संजय सिंह लगातार बात कर रहे थे इनसे, तो जाहिर है इनको दर्द होना लाजमी है। लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात यह है कि दानिश कुरैशी यहां पर बैठकर एआईएमआईएम के प्रवक्ता और दूसरे जो मेरे मित्र हैं वो भी इस बात को इतना खुल्लम खुल्ला नहीं बोल रहे हैं जितना आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के समर्थन में आम आदमी पार्टी के नेता आ गए हैं, चीफ स्पोक्सपर्सन। अगर इस देश में आतंकवाद पर कार्रवाई करने पर जहां पर चीफ जस्टिस की टिप्पणी हो, जहां पर केरला हाईकोर्ट के अधिकरण की टिप्पणी हो, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी हो, उसके बाद भी अगर आतंकवादी संगठन को कोई इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है पॉलिटिकल तो पार्टी, शिवम त्यागी, टिप्पणियां तो कोर्ट की तरफ से आई है, सरकार ने क्या कदम उठाया है? सरकार का ही कदम क्यों बैन नहीं, वो तो अब किया ना, ऐसा तो नहीं है आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई? मैं बार बार बोलने की कोशिश कर रहा था। 2013 में कानपुर में नरत्तन में 21 लोगों को एनआईए ने गिरफ्तार किया था जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। 2016 में उन 21 लोगों को कन्विक्ट किया गया। इसी तरीके से अलग अलग केसेस में अलग अलग आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अप्रॉक्सीमेटली 48 लोगों को अभी तक चार्जशीटेड सरकार कर चुकी है। यह एक बड़ी कार्रवाई है, पूरे तरीके से घेर के कि कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई लूप होल ना रहे। हाँ। और मैं फिर यही कहना चाहता हूं कि जितना बड़ा संगठन है, जितनी जगह रेड्स हैं, और सरकार तो करने की हिम्मत नहीं करती। देखिए ना, दानिश भाई, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार आतंकवादियों को समर्थन कर रही है। ओके, वो ये कह रहे हैं कि ये पुख्ता सबूत इकट्ठे किए गए और इसीलिए छापेमारी, इसीलिए 106 लोगों को अरेस्ट किया गया है और अब कोई कदम होगा तो वो इतना स्ट्रांग होगा कि पीएफआई मुंह से प भी नहीं निकाल पाएगा। देखिए, मैं तो सबसे पहले जवाब देना चाहूंगा अवस्थी जी को। उन्होंने बहुत अच्छा इशारों में जो आपकी स्क्रीन पर कहा है कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, तो किसके कहने से हुआ है अवस्थी साहब ये भी बता देते, क्योंकि हमें तो समझ में आता ही है। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं, जो आप कह रही हैं, सुनिए जो आप कह रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहां ये जो पूरा मामला है, ऐसी सेम सिचुएशन झारखंड के अंदर में प्रतिबंध लगाकर वहां राज्य सरकार ने अपनी कार्रवाई की थी, जिसमें वहां के हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की थी कि आपके जो आरोप हैं कि आईएसआईएस से प्रेरित यह संगठन है, ऐसा कुछ भी निकलकर आया नहीं है। और अफसोसनाक यह है कि 8 साल में 100 लोगों की गिरफ्तारी, इससे बड़ा अफसोसनाक मैं नहीं समझता कि देश में कुछ हो सकता है। अगर 100 लोगों की गिरफ्तारी के लिए शिवम लेट मी अलाउ टू कंप्लीट, मुझे कंप्लीट कर लेने दो। 8 साल के अंदर में अगर 100 लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए आपको 8 साल का वक्त लगा है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा अफसोसनाक और इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। देश सक्षम हाथों में नहीं है अगर आपके आरोप सच है। ओके, दानिश जी जो कह रहे हैं, एक बढ़िया नंबर आपको चुनना था, 106 कहां से चुनते हैं? 1008 चुनना था आपको। मैं बोल 1008 चुनना था। मैं रुबिका जी बोल सकता हूं, इस देश में आपकी पार्टी के सदर के भाई छोटे अकबरुद्दीन ओवैसी का एक बाइट था जिसके ऊपर उनको हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिली। सुन लीजिए ना प्लीज, सुन लीजिए। अच्छा सुनिए, मैं कह रहा हूं उस बाइट के सोशल मीडिया ठाकुर के घर कब नहीं दे रहे, प्रज्ञा ठाकुर के घर जाएगी, उसको तो आपने सांसद बना के रखा है, मुझे नहीं दे रहे, उसको तो आपने सांसद बना के रखा है, वो आतंकवादी नहीं के आरोप पे नहीं, वही बात हो गई, वो आतंकवादी नहीं आरोप पे नहीं है। कह रहा हूं अकबरुद्दीन भी सवाल ये है कि देश में सवाल ये है कि जो भाजपा में कुछ आतंकवादी नहीं है, जो भाजपा के लड़ाके वो आतंकवादी है। राहुल गांधी देश विरोधी है, दूसरी पार्टियां देश विरोधी हैं, बाकी सारे देश विरोधी हैं। देश में सारे जो है भारतीय जनता पार्टी में आप शो की शुरुआत में आपके भाई के विरोध में थे, आप समर्थन में आ गए। उसका घर कब जाएगी? एक सेकंड रुकिए, दोनों रुकिए। दानिश साहब एक सेकंड रुकिए। शिवम त्यागी एक सेकंड। मैं इस शो को खत्म करूं उससे पहले मैं आप 6 लोगों से एक ही सवाल पूछूंगी और मुझे हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। एसपी वैद साहब, शुरू आपसे कर रही हूं। पीएफआई चरमपंथी संगठन है कि नहीं, देश का दुश्मन है कि नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल है। ओके, सूद साहब सेम सवाल, पीएफआई देश का दुश्मन है कि नहीं?
200% All right. बिल्कुल है। शिवम बैन त्यागी, होगा। आतंकवादी है, आतंकवादी है, आतंकवादी, और उसका समर्थन करने वाले भी आतंकवाद का समर्थन करने वाले हैं। दानिश केजरीवाल कुरैशी। आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। मैं पीएफआई देश का दुश्मन है कि नहीं? मैं एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन पे जब तक नहीं आता क्लियरेंस कुछ भी कोर्ट का, तब तक इस पे कुछ भी कहना बेवकूफी की अलामत है। और कुछ अच्छा, एसपी वैद साहब जो डीजी रहे हैं जम्मू कश्मीर के, रॉ के अधिकारी रहे हैं सूद साहब, वो ऐसे ही 200% और एब्सोल्युटली कह रहे हैं। नहीं तो ठीक है, ये उनकी राय है, कोर्ट का फैसला तो नहीं है। आपकी नीयत खराब है, कोई बात नहीं। बिलाल खान, मैं पीएफआई देश का दुश्मन है कि नहीं? फैसला होगा वो मानूंगा, मैं इसको नहीं मानता। अभी एज एन एडवोकेट मैं लीगल बात करूंगा, जो जवाब देगा। मैं इस पे ये नहीं कहूंगा कि आतंकवादी फलाना, लेकिन ये है अगर इतना अनफॉर्चुनेट, आप लोग इतने डरपोक किस्म के लोग डरपोक की नहीं है। आप लोग इतना डरते हैं। आप हिंदुस्तान के साथ खड़े रहने वालों हैं। आप हिंदुस्तान के दुश्मन को दुश्मन नहीं कह पाते हैं। डरपोक है आप, बुज़दिल है आप, डरपोक है, देश का माहौल खराब करा, डरपोक है आप, नहीं बोल पाई एक बार भी। डरपोक है आप। देश के दुश्मन को दुश्मन कहने से बचने वालों को मैं डरपोक कहती हूँ। अपनी जयेश अवस्थी, अपनी जयेश अवस्थी, अपनी जयेश अवस्थी, चरमपंथी संगठन देश का दुश्मन, that's it। आतंकवादियों के रुबिका, ओके, अपनी जयेश जी, देश का दुश्मन के नहीं। रुबिका देश के खिलाफ रुबिका देश के खिलाफ लगातार सक्रिय रहा है पीएफआई। और जो लोग कह रहे हैं कि 8 साल से सरकार क्या कर रही थी, आज उनके मुंह से जुबान से ये नहीं निकल रहा कि आतंकवादी संगठन है, तो फिर ये क्यों कह रहे थे बैन के लगा दो इस पर? अगर आपको ये नहीं मालूम, तो खुद कबूल कर लिया कि हमारे इशारे पे तो हो नहीं रहा। बढ़िया बात यह है, आप यहाँ बहस करते रह जाइए, लेकिन बात यह है कि 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। 106 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। खबर बढ़िया है, और अगर कुछ पुख्ता सबूत निकलता है तो बड़ी कार्रवाई हो सकती है। देश के खिलाफ जो भी जाएगा उसके साथ ये सलूक होना चाहिए, ये सबकी राय होगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।